हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आशा करता हूँ आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इसका आज हम डेरिवेशन करेंगे। हम देखेंगे कि न्यूटन ने इसे किस तरह से डिराइव किया था। तो जो यूनिवर्सल लॉ में हमने सेकेंड स्टेटमेंट देखा था कि फोर्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो उसी को आज हम प्रूव करेंगे। तो इन्हें इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या कहते हैं। जो स्टेटमेंट मेड बाय न्यूटन इन हिज inverse law of gravitation that the force between two bodies is inversely proportional to the square of distance between them is called the inverse square law। जो स्टेटमेंट मैंने आपको जैसे कहा कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन ने बताया था कि फोर्स जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर डिस्टेंस के स्क्वायर के टू बॉडीज़ के बीच में, जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के बीच में। तो उसी को हम कहते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। An important assumption made for this purpose is that the orbit of a planet around the sun is circular। जो इसके लिए न्यूटन ने एजम्पशन लिया था, हमने अभी केपलर में पढ़ा कि जो केपलर ने हम बताया कि जो सन के अलॉन्ग प्लैनेट जिस ऑर्बिट में मूव करते होते हैं वो होता है हमारे पास एलिप्टिकल ऑर्बिट। लेकिन न्यूटन ने कहा, एजम्पशन किया कि वो एलिप्टिकल ना होकर सर्कुलर होता है। तो ये पहला एजम्पशन है कि यहाँ पे एलिप्टिकल हम नहीं मानेंगे। जो सन के अराउंड जो जिस पे प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है वो सर्कुलर है। न्यूटन डिराइव द इन्वर्स स्क्वायर रूल फॉर ग्रेविटेशन फोर्स एज फॉलो। जो न्यूटन ने डिराइव किया था इन्वर्स स्क्वायर लॉ ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, वो किस तरह से डिराइव किया था उसे अब आगे देखेंगे। तब तक यहाँ तक आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा। अब जैसा कि हमें पता है कि कोई भी प्लैनेट है सन के अराउंड मूव कर रहा है, अगर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसकी कुछ रेडियस होगी, और जब कोई भी बॉडी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करती है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो यही हम चीज़ लिखेंगे अभी। कंसिडर अ प्लैनेट of mass m revolving around the sun in a circular orbit having radius r मीन्स एक जो प्लैनेट है सन के अराउंड मूव कर रहा है और सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। जैसे सन यहाँ पे है और प्लैनेट इस तरह से मूव कर रहा है, और इसका जो प्लैनेट का है मास वो m के इक्वल है, और यहाँ पे जो इसकी रेडियस है वो है r के स्मॉल r के इक्वल। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब जब भी ये कंसिडर प्लैनेट ऑफ मास रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट हैविंग रेडियस r, एंड अगर ये मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी भी कुछ होगी, एंड हैविंग वेलोसिटी v, उसकी कुछ वेलोसिटी v होगी। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है तो उस पर क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, वो भी सन की वजह से। ए सेंट्रीपिटल फोर्स F acts on the orbiting planet ब्रैकेट में आप लिख लेना ड्यू टू सन। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है वो किसकी वजह से लग रही है, सन की वजह से लग रही है। ड्यू टू सन विच इज इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, विच इज़ गिवन बाई, आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल टू mv²
बाई आर। ये होता है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे लग रही है किसी बॉडी पे, तो अगर उसका मास m है और वेलोसिटी v है और रेडियस r है तो इसके इक्वल लगेगी, और इसे हम इक्वेशन 1 सपोज करते हैं। अब आपको पता है कि जो मास होगा किसी भी प्लेनेट का वो कांस्टेंट होगा। जैसे कि हमने अर्थ लिया तो उसका मास जो रहेगा m अगर है तो वो m ही रहेगा। अगर हमने मरकरी लिया तो उसका जो मास होगा वही रहेगा, मीन्स वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर बाई आर, तो वही लिखेंगे हम। सिंस द मास ऑफ अ प्लैनेट is constant, so we can write it as F is directly proportional to v square by r. This is the question number 2. इसके बाद आपको पता है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कोई भी प्लैनेट मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी है v, तो ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मीन्स जो अगर वेलोसिटी के टर्म में अगर इसको हमें लिखना है, स्पीड अगर उसकी, जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आ रही है ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसकी क्या आएगी, उसकी जो भी वेलोसिटी आएगी अगर हमें वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में लिखना है, तो जैसे कि अगर कोई प्लेनेट है, अगर वो रिवॉल्व कर रहा है और सन कह रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, सर्कुलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है, मीन्स ये वाली पाथ उसको सर्कल वाला सर्कमफ्रेंस में चाहिए, मीन्स इसकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, 2 पाई आर की इक्वल होगी, ये होगी 2 पाई आर की इक्वल। तो वो इसको कवर करने में टाइम टी लेता है, तो इसकी वेलोसिटी को हम सन के अराउंड अगर इसे कवर करने में या टाइम टी लेता है प्लैनेट, तो इसकी वेलोसिटी हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे, अभी आपको पता है 2 पाई क्या होगा, कॉमन होगा, सॉरी कांस्टेंट होगा, क्योंकि पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है और 2 भी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है। जैसे मास कांस्टेंट था तो हमने उसे क्या लिखा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर बाई आर, तो इसी तरह हम क्या लिख सकते हैं, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r बाई टी। सिंस 2 पाई इज constant, so we can write equation 3 as हम क्या लिख सकते हैं, v is directly proportional to r by t. This is the equation number 4. अब हमारे पास v is directly proportional to r by t आया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका कर देंगे स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायरिंग इक्वेशन 4 ऑन बोथ साइड, अगर बोथ साइड में हम इक्वेशन 4 को स्क्वायर करते तो इसकी क्या होगी, v स्क्वायर हो जाएगा, v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5। लेकिन r स्क्वायर बाई टी स्क्वायर से हमें भी कुछ मिल नहीं रहा है। अब क्या करेंगे, केपलर का आपको पता है, केपलर ने क्या कहा था कि r³ बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आता है, तो वही हम यहाँ पे पहले लाएंगे r³ बाई टी स्क्वायर। तो ये कैसे आएगा, अब क्या करेंगे, हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाइंग r बाई r ऑन राइट साइड ऑफ
इक्वेशन 5 मल्टीप्लाइंग बाई, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, यहाँ पे होगा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग क्योंकि सिर्फ हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, हमें इसकी वैल्यू चेंज नहीं करनी है, वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई आर ऑन राइट साइड ऑफ इक्वेशन 5 इक्वेशन 5 में हम क्या करेंगे, v स्क्वायर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू आर बाई आर का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा क्योंकि आर बाई आर अगर हम चाहें तो कैंसिल आउट कर देंगे और ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ से इसका फिर वैल्यू यही आएगी। लेकिन यहाँ पे हमें लेना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब बाई टी स्क्वायर इंटू 1 बाई आर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। ये वाला पोर्शन जो है यहाँ नीचे नहीं आ रहा था, कैमरे में नहीं आ रहा है, तो इसे हम ऊपर लिख लेंगे। ये आएगा हमारे पास वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब बाई टी स्क्वायर इंटू 1 बाई आर। यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। नाउ जैसा कि अब हम जानते हैं केप्लर थर्ड लॉ ने कहा था कि जो आर क्यूब बाई टी स्क्वायर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जैसा कि अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा। तो जब ये कांस्टेंट हो जाएगा तो वी स्क्वायर किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ 1 बाई आर पे डिपेंड करेगा। तो हम यहाँ पे इसे, ये जो इक्वेशन 6 है वो किस तरह से हो जाएगा, वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। तो अब क्या करेंगे हम, नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर इन इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर की वैल्यू है 1 बाई आर इंटू, पहले से 1 बाई आर है तो यहाँ पे आ जाएगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। इसी को हम कह सकते हैं एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें आ गया इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो यहाँ से केपलर का आपने देखा किस तरह से इन्होंने यूज करके जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फाइंड आउट किया था। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने इसे डिराइव किया, तो ये बहुत ही आपको लेंदी देखने में मिल रहा होगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। इसको क्या करना है, एक बार आप खुद से ट्राई करिए, एक बार इसे रिवाइज़ करिए, रिवाइज़ करने के बाद आप आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें एक प्लैनेट को कंसीडर करना है। प्लैनेट क्या करेगा, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में। अगर प्लैनेट है तो उसके पास मास होगा, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास रेडियस होगी। तो अगर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसके पास वेलोसिटी भी है, तो वही सारी चीज़ें हम लिख लेंगे। उसके बाद आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, तो ये फार्मूला आएगा। और यहाँ पे m कांस्टेंट है, तो हम प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन लाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट हट जाएगा और यह इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर बाई आर। अब इसको हम v का फार्मूला यहाँ से फाइंड आउट करेंगे कि अगर t टाइम में वो पूरा रिवोल्यूशन को क्या करता है, कंप्लीट करता है, और अगर उसकी रेडियस r है तो उसका v का फार्मूला यहाँ से ये आएगा। अब यहाँ भी 2 पाई कांस्टेंट है, जब प्रोपोर्शनलिटी लाएंगे तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट हट जाएगा तो r बाई टी आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद जो इक्वेशन नंबर 5 में फिर r का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 मिलेगी। और केप्लर्स लॉ से हम जानते हैं कि जो इसकी वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। केप्लर्स थर्ड लॉ कहता है कि जो r क्यूब बाई टी स्क्वायर है उसकी वैल्यू होगी कांस्टेंट। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर, ये वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। तो इस वैल्यू को, वी स्क्वायर की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इन्वर्स स्क्वायर लॉ इस तरह से आसानी से प्रूफ हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।